नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीआर क्लासेस में। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं क्लास 10 के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। जी हाँ, ये चैप्टर 2 पार्ट्स में होंगे, जिसका ये पहला पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं रिसोर्सेज। जी हाँ, इससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जूनियर क्लासेस में रिसोर्सेज को हम कैसे डिफ़ाइन करते थे। जी हाँ, तो हर वो कोई चीज़ जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करे वो हमारे लिए रिसोर्सेस है, ऐसा हमें बताया जाता था। लेकिन इसमें अब डेफिनेशन में थोड़ी चेंजेस आएंगी। अब ये कहेगा एवरीथिंग इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स एंड इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल इज टर्म्ड एज रिसोर्सेज। जी हाँ, रिसोर्सेज की डेफिनेशन वही है, हमारे नीड्स को जो सेटिस्फाई करे वो हमारे लिए रिसोर्सेस है। लेकिन इसमें ये 3 कंडीशन आ गए। अब तो पहला ये टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए। यदि वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल नहीं हो तो वो हमारे लिए रिसोर्स नहीं बन सकता। जैसे कि आपको पता होगा मार्स एंड जुपिटर के बीच कई सारे एस्ट्रॉइड्स बेल्ट्स हैं, और ऐसा माना जाता है कि इन एस्ट्रॉइड बेल्ट्स में कई सारे ऐसे एस्ट्रॉइड्स हैं जिसमें सोने की भंडारें, यहाँ गोल्ड की स्टोरेज हैं, बहुत सारे रेयर अर्थ मटेरियल वहाँ पे अवेलेबल है। लेकिन अभी तक हमारे पास कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है जिससे हम एस्ट्रॉइड पे माइनिंग कर सके, तो इसलिए ये हमारे लिए टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल नहीं हुआ। फिर दूसरा आता है कंडीशन इकोनॉमिकली फीजिबल। जी हाँ, अब जैसे यहाँ पे कोई कोल माइंस हमें मिल जाए और इसको निकालने की जो कॉस्ट है वो उससे निकलने वाले कोयले की कॉस्ट से ज़्यादा हो जाए, तो हम ऐसे कोयले की माइनिंग नहीं करेंगे। जी हाँ, तो इसलिए इकोनॉमिकली फीजिबल होना चाहिए। यदि हम उसे माइनिंग करते हैं तो उसकी वैल्यू उतनी होनी चाहिए ताकि हमारा एटलीस्ट कॉस्ट और कुछ प्रॉफिट आ सके। और तीसरा कल्चरली एक्सेप्टेबल। जी हाँ, अब हर वो कोई नेचुरल रिसोर्सेस जिसे निकालने के बाद पॉल्यूशंस ना हो, सोसाइटी में इसे एक्सेप्ट किया जाए, तो ही वो रिसोर्सेज कहला सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि रिसोर्सेज में अब ये 3 कंडीशन आ गई। टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली फीजिबल होना चाहिए और कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। जी हाँ, इसमें ह्यूमन बीइंग्स ये खुद ही एक बहुत बड़ा रिसोर्सेस है, क्योंकि इनके पास टेक्निकल नॉलेज होते हैं, नो हाउ होते हैं, और ये मटेरियल को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं और अपने हिसाब से उसे यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरीके से ह्यूमन भी एक रिसोर्सेस है। अब नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जी हाँ, रिसोर्सेज की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटिक एंड अबायोटिक, बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। जी हाँ, एग्जॉस्ट मतलब समाप्त होना, थक जाना। तो समाप्त होने की दृष्टि से ये रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल होंगे, आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ओनरशिप के बेसिस पे भी इसे बांटा गया है, जिसमें इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल होते हैं। और फिर स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में के बेसिस पे होते हैं, पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक, रिजर्व्स एट्सेट्रा। तो आइए हम इसे एक छोटे से चार्ट में देख लेते हैं। जी हाँ, ये रहा आपका रिसोर्सेस। इसको ब्रॉडली 2 कैटेगरी में बांटेंगे, नेचुरल एंड ह्यूमन। नेचुरल में रिन्यूएबल आएगा और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल फर्दर डिवाइडेड है, कंटिन्यूअस जिसमें कि विंड और वाटर आएंगे, और बायोलॉजिकल जिसमें नेचुरल वेजिटेशन और फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आएंगे। नॉन रिन्यूएबल में रिसाइकल मेटल्स आएंगे जो कि रिसाइकलेबल होगा, और नॉन रिसाइकलेबल भी आएंगे जिसमें फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। ह्यूमन में 2 कैटेगरी बांटा गया है, एक स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशन के हिसाब से, दूसरा क्वांटिटी एंड क्वालिटी के हिसाब से। तो आइए देखते हैं आगे। सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। जी हाँ, ओरिजिन के बेसिस पे बायोटिक एंड अबायोटिक होता है। बायोटिक मतलब लिविंग, जी हाँ लिविंग, अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग। तो बायोटिक रिसोर्सेज जी हाँ आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर। जी हाँ, हमारे इन्वायरमेंट के बायोस्फीयर से पाए जाते हैं ये। इसमें लाइफ होता है एंड हैव लाइफ, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स हो गया, फ्लोरा एंड फौना हो गया, फिशरीज होंगे, लाइव स्टॉक्स होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बायोटिक में लिविंग थिंग्स आएंगे, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटिस्ट। इसका नेक्स्ट है अबायोटिक रिसोर्सेज। जी हाँ, अबायोटिक रिसोर्सेज इसे नॉन लिविंग रिसोर्सेज भी बोलते हैं। इसमें नॉन लिविंग थिंग्स आते हैं, जैसे रॉक्स हो गया, मेटल्स होंगे, वाटर, सॉयल, एयर, मिनरल्स, लाइट, ये सारे अबायोटिक रिसोर्सेज हैं। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। जैसे कि मैंने बताया, एग्जॉस्ट मतलब समाप्त हो जाना, थक जाना, डिप्लीट हो जाना। तो
तो एग्जॉस्टिबिलिटी के हिसाब से 2 कैटेगरी में बांटा गया है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। तो नाम से ही जैसा कि लग रहा है, रिन्यूएबल और रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि बार बार रिन्यू किए जा सकते हैं फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा। तो ऐसे हर कोई भी रिसोर्स है जो रिन्यू किया जा सके उसे रिन्यूएबल या रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज कहते हैं। इस रिसोर्सेज को फर्दर भागों में बांटा गया, जैसे कंटिन्यूस और फ्लो हो गया, जिसमें सोलर हो गया, विंड एनर्जी हो गया, वाटर हो गया, फिर दूसरा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ हो गया। नॉन रिन्यूएबल ये एक ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिसको फिर से अक्कर होने में बहुत लंबा जियोलॉजिकल टाइम लग जाता है, जैसे कि मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं इसके फॉर्मेशन में, और इसलिए इसे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। हालांकि इसमें कुछ ऐसे मेटल्स भी होते हैं जिसे रिसाइकलेबल होते हैं और जो रिसाइकल करके दोबारा उसे यूज किया जा सकता है, लेकिन फिर भी ये नॉन रिन्यूएबल माने जाएंगे। और फॉसिल फ्यूल्स तो बिल्कुल भी रिन्यू नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक बार यूज़ करने के बाद वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, जैसे मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे रिन्यूएबल में विंड एनर्जी, जी हाँ, हाइड्रो पावर, सोलर, जियोथर्मल, बायोमास। फिर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में ये हो गया ऑयल, कोल, न्यूक्लियर, नेचुरल गैस एंड मेटल्स। अब है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। जी हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप में इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल आएंगे। तो इंडिविजुअल जैसा कि नाम से ही लग रहा है, ये किसी प्राइवेटली ओन्ड इंडिविजुअल्स के द्वारा ओन किए जाते हैं। कोई भी एक व्यक्ति या उसके फैमिली के द्वारा जो रिसोर्सेस ओन किया जाता है उसे इंडिविजुअल रिसोर्सेस कहते हैं। जैसे गांव में लोगों के पास ज़मीन होती है, अर्बन एरियाज़ में लोगों के पास प्लॉट होते हैं, हाउसेस होते हैं और कार्स होते हैं, एट्सेट्रा। जैसे कि प्लांटेशन, पैस्चर लैंड, पॉन्ड्स, वाटर वेल्स, ये सारे ओनरशिप इंडिविजुअल रिसोर्सेज कहलाते हैं। फिर इसके बाद है कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। तो ऐसे रिसोर्सेज जिसे कम्युनिटी के सारे मेंबर ओन करते हो। जी हाँ, जैसे कि ग्रेजिंग ग्राउंड्स होंगे, बेरियल ग्राउंड्स हो गए, कब्रगाह, पब्लिक पार्क्स हो गए, पिकनिक स्पॉट्स हो गए, प्ले ग्राउंड्स हो गए, ये सब सारे कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज हैं। इसके बाद हैं नेशनल रिसोर्सेज एंड इंटरनेशनल। तो नेशनल रिसोर्सेज में वो सारे रिसोर्सेज आएंगे जो किसी एक नेशन या टेरिटरी या फिर कंट्री के द्वारा ओन किए जाते हैं। तो जितने भी मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड, उस कंट्री के पॉलिटिकल बाउंड्रीज, जी हाँ, उस कंट्री के पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर जो भी मिनरल्स, वाटर्स, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड आएंगे तो वो नेशनल रिसोर्सेज कहलाएगा। और ये रिसोर्सेज ओशनिक एरिया तक भी होते हैं, जो कि 12 नॉटिक माइल्स, जो कि 22.2 किलोमीटर जो होती है वो कोस्ट लाइन से वहाँ तक फैली होती है। इसके बारे में हम अभी आगे जानेंगे। फ्रॉम द कोस्ट टर्म्ड एज टेरिटोरियल वाटर एंड रिसोर्सेज देयर इन बिलोंग टू द नेशन, जैसे रोड्स हो गया, कैनाल्स, रेलवेज एट्सेट्रा। इसके बाद इंटरनेशनल रिसोर्सेज, ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। ओशनिक रिसोर्सेज जो कि 200 नॉटिकल माइल्स के बाहर हो, यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ के बारे से बाहर हो, तो ऐसे ओपन ओशंस को कोई भी इंडिविजुअल कंट्री ओन नहीं करता है, और इसे यूज़ करने के लिए हमें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से बात करनी होती है। तो आइए हम इसे डिटेल में जानते हैं। जी हाँ, तो जैसा कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, ये एक कोस्ट लाइन है, यहाँ से शुरू होती है, और ये ओशन है, ओशन बेड। जी हाँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक के, यानी ये रहा आपका, जी हाँ, बेस लाइन, इसको बोलते हैं बेस लाइन। तो बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स यहाँ तक, 12 नॉटिकल माइल्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको टेरिटोरियल वाटर्स बोलते हैं। ये आपको नेशनल रिसोर्सेज के अंदर आएंगे, इसके अंदर जो भी चीज़ होगा वो नेशनल रिसोर्सेज के अंदर आएंगे। फिर 12 नॉटिकल माइल्स से लेकर 24 नॉटिकल माइल्स तक के बीच का जो एरिया होगा उसको कॉन्टिग्यूअस जोन बोलते हैं। जी हाँ, इस कॉन्टिग्यूअस जोन के बाद 24 नॉटिकल माइल्स से लेकर 200 नॉटिकल माइल्स के बीच का जो एरिया होगा उसको बोलेंगे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ। जी हाँ, EEZ बोलेंगे, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और इस 200 के बाद जो आएगा उसको बोलेंगे इंटरनेशनल वाटर। जी हाँ, इंटरनेशनल वाटर ये होंगे, तो इसे हम यूज नहीं कर सकते हैं, ये इंटरनेशनल होते हैं।
इसे कोई भी कंट्री अकेला यूज़ नहीं कर सकता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की जो विस्तार है वो कितना है। ग्रीन कलर का जो पार्ट दिख रहा है वही है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। जी हाँ, EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यही है ग्रीन कलर के। ये जो ग्रीन कलर का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है ये अंडमान एंड निकोबार के जो आइलैंड है वहाँ से 200 नॉटिकल माइल्स के पास का एरिया है। आइए अब हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो जी हाँ, इसमें पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व्स होते हैं। जी हाँ, पोटेंशियल रिसोर्सेज, पोटेंशियल मतलब होता है संभावना। जी हाँ, आर द रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन ए रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज। जी हाँ, कई सारे ऐसे रीजन हैं जहाँ पे ये रिसोर्सेज अवेलेबल हैं बट इसे अभी यूटिलाइज नहीं किया गया है। जैसे राजस्थान एंड गुजरात हैव इनॉर्मस पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी बट सो फार दीज हैव नॉट बीन डेवलप्ड प्रॉपरली। जी हाँ, गुजरात और राजस्थान की जो एरियाज़ हैं खाली डेजर्ट एरियाज़, वहाँ पे ये पोटेंशियल है, ये संभावना है कि यहाँ पे विंड और सोलर एनर्जी को अच्छे से हार्नेस किया जा सकता है, लेकिन अभी वो उतने अच्छे तरीके से डेवलप्ड नहीं हो पाया है। फिर आता है डेवलप्ड रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी। जी हाँ, ऐसे रिसोर्सेज जिसका सर्वे हो चुका है, उनकी क्वालिटी के बारे में भी हमें पता है कि यहाँ की जो क्वालिटी है रिसोर्सेज की वो कितनी अच्छी है, और क्वांटिटी के बारे में जी हाँ कितनी अवेलेबल है मात्रा, वो भी हमें पता हो चुका है, अच्छी तरीके से सर्वे हो चुका है। तो उसे डेवलप्ड रिसोर्सेज कहते हैं। ये डेवलप्ड रिसोर्सेज किसी भी कंट्री के टेक्नोलॉजी लेवल और उसकी फिजिबिलिटी पे डिपेंड करता है। So materials in the environment which have the potential to satisfy human needs but human beings do not have the appropriate technology to access these are called stocks। जी हाँ, अब हमें स्टॉक और रिजर्व्स के बारे में देखना है। तो कई सारे हम ऐसे मटेरियल्स हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद हैं जिसमें हमारे ह्यूमन के नीड्स को सेटिस्फाई करने की पोटेंशियल तो है, संभावना तो है, लेकिन वी डू नॉट हैव द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। लेकिन हमारे पास वो अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी ही नहीं है जिससे हम उसका यूटिलाइज कर सके, तो वो स्टॉक कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन, हमें पता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के एटम से वाटर बनते हैं। जी हाँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोजन और एटम और ऑक्सीजन के केमिकल बॉन्डिंग से ही वाटर बनता है, और हमारे पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है कि इसमें से हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को सेपरेटली यूज़ कर सकें, क्योंकि दोनों ही इनफ्लेमेबल गैस हैं। तो इसलिए हाइड्रोजन से हम आसानी से एनर्जी के डिमांड को पूरा कर सकते हैं, बट हमारे पास ये अभी टेक्नोलॉजी है नहीं। और जैसा कि मैंने एस्ट्रॉइड्स के बारे में भी बताया था कि एस्ट्रॉइड बेल्ट में कई सारे ऐसे एस्ट्रॉइड हैं जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत भरे पड़े हैं, लेकिन हमारे पास माइनिंग की टेक्नोलॉजी अभी नहीं आई है। तो ये सारे स्टॉक्स कहलाएंगे। रिजर्व्स, जी हाँ, रिजर्व्स जो है स्टॉक का ही सबसेट होता है। इसे आसानी से हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी होती है यूज़ करने का, बट हम इसे यूज़ नहीं करते हैं। इसका रीज़न ये होता है कि हम फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को ध्यान में रखते हुए इसे बचा के रखते हैं। जैसे वाटर सिम डैम्स हो गया, फिर फॉरेस्ट हो गया, फॉरेस्ट रिजर्व्स हो गए, ये सारे। जैसे कि देख सकते हैं आप यहाँ पे डैम में वाटर मौजूद है बट हम वाटर की यूज़ नहीं कर रहे हैं। हालांकि हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है कि इसे यूज़ कर सके, बट यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, ताकि हम इसे फ्यूचर जनरेशन के लिए या आगे फ्यूचर के लिए हम इसे यूज़ कर सकें। तो ये रिजर्व्स कहलाएंगे। तो मेनली स्टॉक और रिजर्व्स में केवल एक ही डिफरेंस है कि स्टॉक में हमारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं होता यूज़ करने का, और रिजर्व्स में हमें टेक्नोलॉजी तो होता है बट हम उसका यूज़ स्टार्ट नहीं करते हैं। अब है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज जो है ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा लगातार यूज़ किया जा रहा है, इनडिस्क्रिमिनेटली, बिना रुके लगातार यूज़ किया जा रहा है, बिना किसी प्लानिंग के यूज़ किया जा रहा है। तो इससे कई सारे प्रॉब्लम्स आ चुके हैं। जैसे पहला, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल। जी हाँ, कुछ ही इंडिविजुअल की लालच को पूरा करने के लिए हम इसे डिप्लीट करते जा रहे हैं। फिर accumulation of resources in a few hands which in turn divided the society into two segments, rich and poor। जी हाँ, कई सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कुछ ही लोगों के हाथों तक सीमित हो जाता है, जिससे समाज में अमीरी और गरीबी की खाई बनती चली जाती है। फिर है, इट हैज़ लेड टू ए ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस सच एज ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशंस एंड लैंड डिग्रेडेशन। तो कई सारे इकोनॉमिक और इकोलॉजिकल क्राइसिस आ चुका है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गया,
ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है, इन्वायरमेंट में पोल्यूशन बढ़ रहे हैं, लैंड डिग्रेडेशन तेज़ी से हो रहा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ज़रूरी है। जी हाँ, रिसोर्स प्लानिंग इज़ द एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। तो हमें जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हमारे पास, इनमें हमें प्लानिंग करना होगा कि कैसे इनको यूज़ किया जाए। तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। जी हाँ, तो यदि हम डेवलपमेंट इस तरीके से करें कि हमारे इन्वायरमेंट को कम से कम नुकसान हो और साथ ही डेवलपमेंट करने से हमारे फ्यूचर के जनरेशन की जो ज़रूरतें हैं वो कंप्रोमाइज़ नहीं हो, तो ऐसे डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाते हैं। ये आप अच्छे तरीके से याद रखिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बहुत ही बार पूछा जाता है और आपका ये नंबर बिल्कुल सिक्योर होगा। अब इसमें देखते हैं हम रियो डी जेनेरो के समिट। जी हाँ, 1992 में 3 से 14 जून तक एक समिट हुआ था, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। जी हाँ, ये ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो सिटी में हुआ था। तो इस समिट का क्या डिक्लेरेशन रहा वो देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे 100 से ज़्यादा जो देश के हेड्स हैं वो यहाँ पे अटेंड किया था रियो डी जेनेरो में। ये ब्राज़ील है, ये फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट था। इसके बाद दिस समिट वाज कन्वीन फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम्स फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल। जी हाँ, दुनिया भर में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही थी उसी पर चर्चा करने के लिए यहाँ पे ये मीटिंग बुलाया गया था। इसे एजेंडा 21 इसमें लाया गया। ये डिक्लेरेशन सारे लीडर्स के द्वारा साइन किया गया। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर इसका एम्स था सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ग्रो करना। तो आइए हम देखते हैं रियो डी जेनेरो के बारे में कि ये कहाँ है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, आप ज़रूर इस फिगर से परिचित होंगे या बुक के कवर में ये देखा होगा आपने, किसी कॉपी के कवर में भी ये दिखते हैं। तो इसे क्राइस्ट दी रिडीमर कहा जाता है। ये रियो डी जेनेरो में सिचुएटेड है। जी हाँ, ये इस तरीके से दिखता है हमें। ये रहा रियो डी जेनेरो का सिटी। ये जी हाँ, ये एक कोस्टल टाउन है, यहाँ पे अटलांटिक ओशन है और ये रहा रिडीमर। तो आइए अब हम इसे मैप में समझ लेते हैं। जी हाँ, तो जैसे देख सकते हैं ये हमारा प्यारा भारत। अब इस प्यारा भारत से हम साउथ वेस्ट की तरफ आएंगे। जी हाँ, साउथ वेस्ट की तरफ आएंगे तो ये रहा अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन में आप देख सकते हैं ये रहा नॉर्थ अमेरिका, ये रहा साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका के सबसे बड़े देश ब्राज़ील। जी हाँ, ये रहा ब्राज़ील। ब्राज़ील के साउथ ईस्ट कोस्ट पे आप देखेंगे तो एक छोटा सा शहर दिख रहा है आपको, रियो डी जेनेरो। हालांकि ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर ये है sao paulo। जी हाँ, sao paulo ब्राज़ील का सबसे बड़ा और सबसे मॉडर्न सिटी है, मेगा सिटी है। लेकिन ये रियो डी जेनेरो इसके आसपास ही है, ये भी काफ़ी हाईली डेवलप्ड है। तो देख सकते हैं आप, ये छोटा सा शहर है रियो डी जेनेरो। तो ये ब्राज़ील का शहर है, काफ़ी अच्छा और मॉडर्न शहर है, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें। जी हाँ, इसमें आप देख सकते हैं। जी हाँ, देख सकते हैं यहाँ पे कितना हाईली डेवलप्ड सिटीज़ ये लग रहा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।